क्वेश्चन समझाऊंगी, साथ साथ में उनको सॉल्व करेंगे हम। एक धनात्मक पूर्णांक और एक -1 का गुणनफल क्या होता है। माइनस, देखो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, मान लो कि हमने धनात्मक पूर्णांक 1 ले लिया, हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जब हम प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में आंसर आता है। तो हमारा सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। अगर इसकी जगह पूछा होता था कि दो धनात्मक तो ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में गुणा किया जाए, तो देखो जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, और ये पेयरिंग होने के बाद माइनस माइनस आपस में कट जाता है, तब हमारा आंसर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नकारात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, हम यहाँ पर देखते हैं -6, -5, -4, -3, -2, -1 मल्टीप्लाई 0 1 2 3 4, इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 0। अब कितना भी बड़ा नंबर हो उसके कहीं पर आपको दे दिया जाए कि मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या होगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, उसमें देखो कि इसका मिड पॉइंट क्या है जहाँ से आपका आंसर निकल सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, कोण 40 के पूरक का मान बताइए। तो देखो पूरक, दो पूरक कोणों का मान क्या होता है, जैसे कि x और x दो पूरक कोण है, इनका मान क्या होता है 90। तो पहले तो ये बात याद रखनी कि दो पूरक कोणों का मान कितना होता है, 90 होता है। एक यहाँ पे 40 दिया है, दूसरा क्या है 90, तो हम इजीली इजीली नंबर निकाल सकते हैं। 90 - 40 करेंगे 50 हमारा आंसर आ जाएगा। सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो देखो पूरक कोणों का योग, दो पूरक कोणों का योग 90 होता है, दो संपूरक कोणों का योग x + x कितना होता है 180। ध्यान रखेंगे आप, तो x + x 180, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लंबाई L और ऊंचाई B वाले एक आयत का क्षेत्रफल निकालो। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, क्षेत्र, देखो दो चीज़ें बताती हूँ। ये देखो, ये मान लो कोई एक आयत दी गई है, तो अगर आपसे इसका परिमाप पूछा जाए, पैरामीटर पूछा जाए, तब हम क्या करते हैं, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं ना उनको सम कर दो। तो जितनी भी भुजाएं हैं उसको सम कर दो, वो क्या निकल जाता है, परिमाप। लेकिन जब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्षेत्रफल, तो ये वाला जो अंदर का एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L × B, मतलब लंबाई × ऊंचाई। तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा, लंबाई × ऊंचाई, L × B हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो L + B, अगर ये दिया जाए तो ये परिमाप का फॉर्मूला है, ये तो देखो ये परिमाप का, L + B × 2 ये परिमाप का है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। एक वर्ग का प्राचल, एक वर्ग का प्राचल का मतलब यहाँ पे है एरिया, एरिया या हम कहें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमें यहाँ पर बताना है। अच्छा, यहाँ पे प्राचल, प्राचल का मतलब है परिमाप, यहाँ पे प्राचल गलत लिखा गया, ये है परिमाप, आपको बताना है परिमाप कितना होता है। परिमाप का मतलब है, अभी मैंने बताया, मान लो ये स्क्वायर है तो उसकी चारों भुजाएं जितनी हैं, तो देखो ये वाली जो चारों भुजाएं हैं ना, ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो परिमाप, अगर एक वर्ग का परिमाप कितना किया जाए तो सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a। 4a मतलब कि 4 × भुजा, तो घ आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है एक वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल, क्योंकि हमें अंदर का एरिया लेना पड़ता, तब हम कहते हैं भुजा × भुजा। तो ये अच्छे से फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर वो क्षेत्रफल पूछता था हम भुजा × भुजा करते, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। प्राचल का मतलब परिमाप होता है, पैरामीटर कहते हैं इंग्लिश में। तो परिमाप का मतलब होता है कि कितनी भुजाएं हैं, कितनी साइड्स है, तो 4 साइड्स है और 4 इक्वल है, इसलिए लिखेंगे घ आंसर 4 × भुजा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में, एक वृत्त का व्यास 18 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास क्या है, 18 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या है, तो व्यास का डी कितना है, 18। तो हमें निकालनी है, रेडियस निकालना है, आर निकालना है। तो हमेशा ये मानो, ये पहले समझो, ये क्या है, एक वृत्त है, एक सर्कल है, ये इसका पूरा क्या है, व्यास है, ये कितना है 18 दिया गया है, और हमें इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या होती है। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या, जो इतना एरिया है। तो रेडियस जो व्यास का हमेशा आधा, व्यास का हमेशा आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे व्यास कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 9 आंसर। ग आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगर इसका उल्टा क्वेश्चन दे दे, आपको त्रिज्या दी जाए, मानो यहाँ पूछा जाए त्रिज्या 9 है तो व्यास निकालना है, तो हम 2 से गुना कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि व्यास जो सर्कल पूरी इसकी लंबाई को हम व्यास कहते हैं और उसकी आधी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है। एक आयत में कितनी सममिति रेखाएं होती है। देखो ये हम आयत बनाया, इसमें कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, हम बनाते हैं। देखो फर्स्ट हमने ये बनाई, ठीक है, अब सेकंड हमने ये बना दी, ठीक है, थर्ड हमने ये बना दी,
अब फोर्थ हमने ये बना, ये देखो ये बना दी। तो 4 सममिति रेखाएं हो सकती है। सममिति रेखाओं का मतलब है कि कितने इसको बराबर भागों में बांटा जा सकता है। देखो ये इन दोनों से क्या है बराबर, ये वाला बराबर हो रहा है, इन दोनों से ये वाला और ये वाला बराबर हो रहा है। इनसे हम बात करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है, इससे बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर है। तो टोटल 4 हम क्या कर सकते हैं, एक आईएसएस सममिति रेखा खींच सकते हैं। बाकी अगर कहीं और से खींचोगे, देखो अगर बाकी हम ऐसे खींचते हैं तो भी इक्वल नहीं है, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं तो कहीं से इक्वल नहीं आता। तो 4 इसकी क्या होती है जो अभी बताई थी, एक बार फिर बता देती हूँ। ये वाली, एक कलर चेंज करके बताती हूँ, देखो एक ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये 4 ऐसी रेखाएं होंगी, सममिति रेखाएं होंगी जिससे कि दोनों तरफ का साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक विषम कोण त्रिभुज में सममिति की कितनी रेखाएं होंगी। विषम कोण का मतलब क्या है, जिसका कोई भी एंगल बराबर ना हो, मतलब ऐसा है, ऐसा त्रिभुज ले लो आप जिसकी सारी भुजाएं क्या है, विषम बाहु त्रिभुज भी कहते हैं इसको। विषम कोण की जगह विषम, हम लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग है। मान लो एक ये इतनी बड़ी है, ये इतनी सी है और ये ऐसी होगी, सारी भुजाएं जिसके अंदर अलग अलग है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके अंदर कितनी सममिति रेखा खींच सकते हो। अब इसमें से आप कितनी सममिति रेखा खींच सकते हो जिससे कि दोनों भाग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या हम कोई भी रेखा खींच सकते हैं, ऐसे करके देख लो, नहीं खींच सकते ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। बी आंसर सही होगा कि एक विषम बाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी सममिति रेखा नहीं आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, देखो इसको हटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने समरूपता की ओर दर्शाता है, की रेखा को दर्शाता है। समरूपता मान लो कि यहाँ पे कोई हमने एक मिरर रख दिया है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा अल्फाबेट है इंग्लिश का जिसके सामने हम मिरर रखेंगे तो वो हमें एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी दिखाएगा। अगर मान लो बी रखते हैं तो मिरर में हमें इस तरह से दिखेगा, सी रखते हैं इस तरह से, मिरर में इस तरह से दिखेगा, वी रखते हैं तो मिरर में हमको सेम एग्जैक्ट समरूपता मतलब सममिति दिखाई देगी, एल रखते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो कौन सा ऐसा अक्षर लेटर है जो हमें मिरर में भी सेम एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है। तो वी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने मिरर के बाहर भी ऐसा रखा है, मिरर के बाहर भी, अंदर भी हमको ऐसा ही दिखेगा। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि वी है आंसर। तो कौन सा आंसर टिक लगाएंगे हम, इस सी ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब हम 0 को -10 से विभाजित किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है। देखो क्या कह रहा है कि 0 को -10 से अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो हमारा आंसर, यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, माइनस से करो, प्लस से करो, आंसर हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। -10 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो कहीं -10 देकर आप माइनस मत लगा दीजिएगा आंसर। तो 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर हमेशा 0 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किसी संख्या 10, 20, 30, 40 का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है, हम उन नंबर को ऐड कर लेते हैं। देखो हमने इसको ऐड कर लिया, कितना हो गया यहाँ पे, और कितने नंबर है, 1 2 3 4, कितने नंबर है, 4 नंबर है ना। तो इनको ऐड किया तो कितना हुआ, पहले तो करो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, ऐड करेंगे तो देखो 50 और 50 100 हो गया, 100/4 मतलब कि 25। माध्य किस तरह से निकालते हैं, जितने नंबर दिए हैं उनको ऐड करना होता है, और जितने नंबर होते हैं, कितने नंबर है, 1 2 3 4, और उसको 4 से, जितने भी नंबर अगर 5 होंगे तो 5, 6 होंगे तो 6 से में डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं तो टोटल इनको सम करने पर कितना आता है, 100 आता है। इनको सबको प्लस किया और उसको 4 से, क्योंकि 4 नंबर है ना, 10 20 30 40, 4 नंबर 4 से हमने डिवाइड किया तो 25 गया, आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में क्या है, 2 से 7 प्रश्न है, प्रत्येक अंक 2 अंक का है और टोटल 12 अंक है। तो टोटल 6 प्रश्न है, 2 अंक का है, 12 हमें आंसर देना है। तो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पर -3 और -4 में से बिग कौन सा है। तो आप बताइए -3 और -4 में से बिग कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो -3 क्या है, यहाँ पर बिग नंबर है, तो -3 की तरफ माउथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 और -20 में से बिग नंबर कौन सा है। तो देखो ये भी आसान है, 6 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, -20 क्या है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित डेटा को मोड ज्ञात करें। मोड का मतलब कि हमें माध्य ज्ञात करना है, इसका हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। मोड यहाँ पे दिया गया है, मोड का मतलब क्या है कि बहुलक, हमें क्या ज्ञात करना है, एक सेकेंड, हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक पहले तो समझो कि होता क्या है बहुलक। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो नंबर क्या आता है सबसे ज़्यादा बार, तो हम इजी वे में सीधा भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको डेटा को व्यवस्थित कर दो पहले। तो हम देखो 1, देखो 23 कितनी बार आया है, 2 बार आया है।
26 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3, तो सीधा सीधा पता चला कि 26 है। लेकिन हम किस तरह से सोल्व करेंगे पेपर में गलती ना हो जाए। दिए गए डेटा को व्यवस्थित करिए, पहले व्यवस्थित करना है। 22 फिर 23, 23 2 बार था, 24 1 बार था, 25 भी 1 बार था, 26 3 बार था, 28 2 बार था। यहाँ 26 सबसे बड़ी संख्या था, 3 बार आ रहा है। बड़ी संख्या का मतलब 28 उससे बड़ी संख्या है, लेकिन 26 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 26 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अनंत सममिति रेखाओं वाली एक आकृति बनाइए। तो अनंत सममिति मतलब कि जिसके अंदर अनंत सममिति मतलब बहुत ज़्यादा जिसके अंदर सममिति आ जाए, जिसके अंदर सिमिट्री हो जाए, ऐसा कोई आपको डायग्राम बनाना। तो जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक व्रत बना देते हैं हम, यहाँ पे एक व्रत बनाते हैं। अब इसके अंदर सममिति रेखाएं खींचते हैं। देखो यहाँ से खींचा तब भी इक्वल पार्ट में, यहाँ से खींचा तब भी इक्वल पार्ट में, यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा। आप किसी भी तरह से इसको कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएंगी, आपकी बहुत सारी सममिति रेखाएं आ जाएंगी। तो जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अनंत सममिति वाली एक डायग्राम बनाओ या किस में होती है अनंत सममिति, तो एक व्रत का आपको डायग्राम बना देना है, एक सर्कल का डायग्राम बना देना है, और इस सर्कल के अंदर बहुत सारी सममिति रेखाएं हम खींच सकते हैं, जिससे इसको बराबर 2 भागों में बांटा जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट कर देते हैं हमने जब वैल्यू पुट कर दी तो देखो क्या होगा, 1/2 इंटू यहाँ पे 12 आ जाएगा, 13 की जगह गलत लिखा गया है। ये देखो यहाँ पे कितना होगा 6 और 7 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो 42 सेमी स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 13 नहीं है, ये 12 है, देखो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वे कोण x ज्ञात कीजिए जो पूरा कोण के बराबर हैं। मतलब कि वे कोण x ज्ञात कीजिए जो पूरा कोण के बराबर है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हमें पता है 2 पूरा कोणों का मान क्या होता है, x होता है, सॉरी पूरा कोणों का मान कितना होता है, 90 होता है। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वे कोण याद कीजिए जिनका मान क्या है, पूरा कोणों के बराबर है। तो मान लो कि क्या है, x लिया हमने, इस और x, इसका मान किसके बराबर है, दोनों कोण बराबर है ना, तो इसका मान हमने 90 मान लिया। तो 2x का मान कितना हो गया, यहाँ पे 90 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 90, और ये 2 हम इधर ले जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 45। मतलब वो पूरा कोण कौन सा है, 45 है, जिसका क्या है मान दूसरे पूरा कोण के बराबर होने पर वो क्या बन रहा है, पूरा कोण बन रहा है। देखो क्या है, माना आवश्यक कोण x डिग्री है, 0 x मान लिया। हम जानते हैं कि पूरा कोण के युग्म का मान, पूरा कोणों के युग्म का मान कितना है, 90 है। तब x प्लस x कितना हो गया, 90, 2x प्लस 90, x इक्वल 90, तो 45। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसा मान बताना है जो दोनों पूरा कोण जो हमने लिए हैं x उनका जो मान है पूरा कोण के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को सोल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, प्रश्न 7, वृत्त की क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 है। यहाँ पे क्या कहा है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर की स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। आर यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी गई है, 14, तो 14 × 14 कर दो। सीधा सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे आर मतलब कि त्रिज्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नीचे ऊपर दिया गया है, ठीक है, जो 2 है वो ऊपर का दिया गया है। उसके बाद हम सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी के अंदर 8 से 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। टोटल 9 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 पूर्णांकों का योग 116 है। 2 पूर्णांकों का योग कितना है, 116। उनमें से एक कितना है, -79 है। तो दूसरा पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। तो देखो बड़ा ही आसान है, 2 पूर्णांक है, ये उनका क्या है, योग बताना है हमको। उनमें उनका क्या है, योग, तो प्लस कर दिया। और यहाँ पे दूसरा पूर्णांक क्या है, -79, ठीक है, उनका कितना है, 116। अब इसको हमें सॉल्व करना है ना। आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशन बनानी आती है तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या कहा गया कि 2 पूर्णांक, एक x दिया गया, एक -17 है, जिसका सम कितना है, जिसका जोड़ कितना है, 116। अब देखो 2 पूर्णांकों का योग कितना है, 16। पहला पूर्णांक क्या है, -79, और दूसरा हमको निकालना है। तो दूसरा पूर्णांक किस तरह से निकालेंगे, पूर्णांकों का योग माइनस एक पूर्णांक जो दिया गया है। तो किस तरह से निकालेंगे, 116 माइनस हमें करना है। इसको जैसे मैंने बताया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। मानो कि हमने एक सेकेंड हम इस थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, जिससे कि करना क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। 1 सेकेंड, देखो अब देखो किस तरह से करेंगे।
अब देखो हमने किस तरह से करना है, हमने लिया एक पूर्णांक, हमने लिया दूसरा पूर्णांक क्या है -79, ठीक है, इक्वल किसके हो गया यहाँ पर 116 के, ठीक है। अब यहाँ पे x ये हो जाएगा, ठीक है, x हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखा 116 और ये यहाँ पे आके देखो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 79। अब देखो इसी तरह से हम यहाँ पे किया गया, जब हमने इनको जोड़ा तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा यहाँ पर -95, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 195 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पूर्णांक हो जाएगा। एक बार और अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टोटल जो सम है उसमें से हमने दूसरा पूर्णांक माइनस कर दिया, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 195। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहा गया। निम्नलिखित युग्मों में कोणों के पूरक और संपूरक युग्मों को पहचानिए और सत्यापित करना है कि ये पूरक कोण है, संपूरक कोण है या नहीं है, ना ही पूरक है ना ही संपूरक है, दोनों ही सत्यापित करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 30 + 60 कितना होता है, 90 होता है, तो ये कौन सा कोण होगा, पूरक कोण, हम लिख देंगे कि पूरक कोण है, ठीक है, सत्यापित हो गया ना, क्योंकि कोणों का योग कितना होता है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। दूसरा देखो 110 + 70, 110 + 70 कितना होता है, 180, तो ये कितना हो गया, संपूरक कोण, ये कैसा हो गया, संपूरक कोण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 118 + 78, तो इसको करो 8 8 16 हो गया, यहाँ पे 7 8 1 9 196, तो ये ना ही संपूरक कोण है ना ही पूरक कोण है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का है, इसमें हमें थर्ड पे बताना है, ना ही तो ये पूरक कोण है ना ही संपूरक कोण है, तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, 15 छात्रों के गणित के अंक इस प्रकार है, 15 छात्र हैं जिनके गणित के अंक दिए गए हैं आपको। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, देखो उच्चतम स्कोर, न्यूनतम स्कोर और सीमा। तो देखो सबसे पहले हमें 15 बच्चों का नंबर दिए गए हैं, तो हमें इसमें सबसे उच्चतम स्कोर क्या है, देख के बताओ फटाफट। तो यहाँ पे 100 क्या हो गया, उच्चतम स्कोर आ गया। अब न्यूनतम स्कोर देखो क्या है, न्यूनतम स्कोर 37 लग रहा है, देखो इससे कुछ भी कम नहीं है ना, 37। और सीमा क्या है, इसकी सीमा में क्या करते हैं हम, जो ज़्यादा नंबर है और जो सबसे कम नंबर है उनको माइनस कर दो। देखो किस तरह से सोल्व होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे रेंज भी कहा जाता है इसको, उच्चतम स्कोर 100 है, न्यूनतम स्कोर 37 है, और रेंज किस तरह से निकाला जाता है, अधिकतम अवलोकन कितना था, 100 था, न्यूनतम अवलोकन माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63। तो ये हमारा सेक्शन जो सी है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेक्शन डी आता है, जिसके अंदर 11 से 13 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे हम सेक्शन डी में 11 से 13 प्रश्न है, हर एक प्रश्न जो है 5 मार्क्स का है, टोटल 15 मार्क्स का है। तो देखो 11 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित को हल करें, हमें इनको हल करना है, सॉल्व करना है। -15 × 8 + 15 × 4 और 32 + 2 17 - 6 / 15। तो एक एक को करते हैं, 2.5 का एक पॉइंट दिया गया है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, -15 × 8 + -15 × 4। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये माइनस और माइनस क्या है, दोनों सेम नंबर है, तो हम इनको कॉमन करके इनको बाहर ले आते हैं और 8 और 4 को प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है। तो हमने क्या किया, ये कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर को बाहर निकाल दिया और 8 और प्लस को हमने 4 प्लस को प्लस कर दिया, तो प्लस करने पर कितना है, 12 आया। अब -15 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -80 हमारा, -180 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको कॉमन लेना था। अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि सेम नंबर होता है, एक ही जगह 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर कॉमन ले लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, 32 + 2 × 17 ± 6 / 15। तो पहले हमें ब्रैकेट से अंदर जो नंबर है सारे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट हमारा यहाँ पे दिया गया है, देखो ये नंबर हमारा ब्रैकेट के है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 14 आया। तो 32 + 34 और ये -6 हमने जब सॉल्व किया 66 आया, ठीक है। इनको जब हमने सोल्व किया कितना आया, 66 प्लस कर दिया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है, पहले मल्टीप्लाई होता है और जो सब्ट्रैक्शन है वो सबसे लास्ट में होता है। तो हमने जब इसको ऐड किया तो कितना है, 66 में से हमने 6 डिवाइड किया, कितना आया, 60। अब हम डिवीजन करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो अब कितना आ जाएगा, 460 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, निम्नलिखित आकृति में x, y, z का मान बताना है हमको। तो देखो यहाँ पे एक बात की गई है, ये जो एंगल है ये 55 का है। यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से, इसमें दिखाती हूँ। ये एंगल कितना है, 55 का। ये है x एंगल, ये है y एंगल और ये है z एंगल। तो हमें इसी x, y और z इन तीनों का हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकाल दे, जिसमें से एक कोण हमको क्या दिया गया है, 55 दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक बार यहाँ पे डायग्राम बना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जिससे एक ही में सब कुछ आ जाए। यहाँ पर देखो ये देखो
आई होप कि आपको सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। देखो अब डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो डायग्राम हमने बना लिया क्योंकि हमें क्लियर हो जाए। अब देखो सबसे पहले 55, कलर चेंज करती हूँ, 55 हमको ये एंगल 55 दिया गया है। तो ये जो एंगल है ये इसका लंबवत विपरीत कोण है, और लंबवत विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक्स कोण की वैल्यू भी कितनी आ गई, 55 डिग्री। तो दो कोण निकल गए। अब देखो क्या कहा गया, एक्स एंड वाई। देखो अब कलर फिर चेंज करूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। अब देते हैं एक्स एंड वाई। ये देखो एक्स एंड वाई अगर हम लेते हैं ये वाला एंगल, तो ये क्या है, एक रेखिक युग्म है, और रेखिक युग्म का सम कितना होता है, 180। तो x की वैल्यू हमें पता है 55 है, y की हम निकाल लेंगे। किस तरह से निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल 180 किया, और जब y की वैल्यू निकली तो 180 में से 55 माइनस हुआ 125। ये हमारा क्या हो जाएगा, 125। अब देखो कौन कौन से एंगल आगे हम देखते हैं एक बार यहाँ से। ये देखो ये था, ये 55 था, ये क्या हुआ, लंबवत विपरीत कोण हुआ, 55 हो गया। ये रेखिक युग्म होने के कारण 125 हुआ। अब ये इसका एंगल क्या होगा, वापस लंबवत विपरीत कोण बन जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 125। तो इस तरह से हमारा देखो ये भी 125 होगा। तो हमारा एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझना होता है, बाकी मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चंस ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 13, आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर 2.5 मीटर एक चौड़ा रास्ता है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो डायग्राम क्वेश्चन समझाते हैं क्या कहा गया है। ये एक पार्क दिया गया है, ये एक पार्क दिया गया है जो कि क्या है, 45 मीटर लंबा और 30 मीटर क्या है, चौड़ा है। अब इसका 2.5 मीटर इसके बाहर क्या बनाया गया है, एक पथ बनाया गया है। तो इस जो ये पथ बनाया गया है ना, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए पहले तो हमें इसकी लंबाई, ये देखो ये इसकी लंबाई होगी, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 और 2.5 यहाँ से 5 मीटर लंबाई बढ़ जाएगी, यहाँ से 5 मीटर इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ये 5 मीटर बढ़ गई। अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। देखो क्या कहा गया है, पहले आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, 45 मीटर, और पार्क की चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर। तो पहले पार्क का क्षेत्रफल निकाला, L इंटू बी कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई 30, 1350 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हो गया। अब पथ सहित, अब पथ के अंदर इंक्लूड करो। अब पार्क है ना, ये देखो ये पार्क लिया और ये पथ लिया, इसके सहित हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो 45 मीटर, और देखो इस तरफ से भी 2.5 बढ़ा, इस तरफ से भी 2.5 बढ़ा, तो 2 इंटू 2.5, तो टोटल कितना हो गया, 50 मीटर। और पथ की चौड़ाई, इसी तरह से चौड़ाई ले लेते हैं। देखो चौड़ाई ले लो, पथ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर था, ये 30 मीटर था। ठीक है, अब 30 मीटर है तो यहाँ से 2 मीटर बढ़ा, यहाँ से 2.5 मीटर बढ़ा, तो कितना हो, 5 बढ़ गया, तो 30 मीटर से 35 मीटर हो गया। तो यहाँ से 50 मीटर इसकी लंबाई आ गई, 35 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता ही है। आपने क्या किया, 50 इंटू 35 किया, 1750 मीटर आ गया। अब देखो हमारे पास में इसका क्षेत्रफल भी आ गया। ठीक है, ये जो सारा क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल हमको पता है, और ये वाला क्षेत्रफल हमें पता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल हमें पता है, हमने निकाला था पार्क का क्षेत्रफल और पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, अब इस वाले पार्क में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो पथ का क्षेत्रफल में क्या किया, 1750 मीटर में से 1350 का माइनस कर दे, तो 400 मीटर हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा